Hello everyone, welcome to JPS platform. I'm Vinay Rajput and today I'm going to discuss some basics problem in mechanics. कौन सा पोर्शन? वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम में जाना है और हर बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन देखो इस साल जो आया है, जो लोग आ रहे हैं इस साल 2022 का क्वेश्चन देखो गेट का कैसे आए हैं। लोगों की हवा और निकल जा रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज दुनिया में कॉन्सेप्ट बहुत है। आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो करते हो, नेट टॉर्क जीरो करते हो। आपको पता है कि टॉर्क डिपेंडेंट होती है ओरिजिन पे डिपेंडेंट होती है टॉर्क, लेकिन कब टॉर्क इंडिपेंडेंट हो जाती है ओरिजिन पे? ऐसे ऑप्शन बना के आपसे पूछ ले जाएंगे कि टॉर्क कब इंडिपेंडेंट हो जाती है ओरिजिन पे। आप जो कपल पढ़ते हो कि दो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट टू फॉर्म ए कपल, आप उस कपल के बारे में अभी जानते नहीं हो कि कपल की और चीजें क्या है। कपल क्या है एक्चुअली, क्या है एक्चुअली कपल, आपको पता है? मोमेंट क्या है? मोमेंट इज ए जनरलाइज्ड फोर्स। आपको पता है मोमेंट एक जनरलाइज्ड फोर्स है। ऐसे बहुत जानकारी आपको जानना जरूरी है। आज के समय में जो क्वेश्चन पूछी जा रही है, इनफैक्ट कोचिंगों में नहीं बताया जा रहा है, और क्वेश्चन जाके देखिए। और जब मैं करा रहा हूं आप क्वेश्चन देखना आपसे कितनी सॉल्व हो रही है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख के रखा है ताकि आपका टाइम बचे। ये क्वेश्चन है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैंने एक इक्वल मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आपके पिछले लेक्चर में कराया था। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड पे थे और उनका रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच का एंगल का आधा पे था, मतलब थीटा बाई 2 पे। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट थीटा बाई 2 पे मिला था। आपको याद होगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था, ठीक है? तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू इक्वल वेक्टर्स बाइसेक्ट करते हैं द एंगल बिटवीन देम। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। याद करो, जो देखे नहीं देख के आओ, ठीक है? और देखो, लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, लाइक करो, तब मैं जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं यहाँ पे पूरी की पूरी, ठीक है? ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं, अवेयर करना है। ये लेक्चर पूरी पड़े रहेगी यूट्यूब पे, और आने वाले समय में जो भी इंजीनियर बनेंगे वो एग्जैक्ट यहाँ से पढ़ने के बाद आईआईटी नहीं भी जा रहे हो तो वो क्वालिटी दे रहा हूँ कि गेट जैसे एग्जाम में आप यूं हंस हंस के दे के आओगे, हंस हंस के लिख के आओगे, है ना? फ्री माइंड से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम का पेपर लेवल जाके देखो, नहीं देखे हो तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा किस तरीके की थिंकिंग की जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गेट एग्जाम की, ठीक है? और इंजीनियरिंग के जितने लोग हैं वो भी देखते रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। उनके सेमेस्टर्स में सारा चीज ये आपको काम आएगी। आपके हर सेमेस्टर में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको काम आएगा। तो ये दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, फिर मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड लिया, 5 यूनिट की मैग्नीट्यूड है, हैव द एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, दैट इज एडिशन, दैट इज सब्सट्रैक्शन। मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको। एक क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें दो मैंने इसीलिए डाल दिया है। तो क्या है? टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड। लो, एक वेक्टर इधर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है? दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। कितना? 5 यूनिट। इनके बीच में एंगल कितना है? अभी मैंने थीटा रख दिया, ठीक है? थीटा एंगल रख दिया। तो मैंने आपको सिखाया क्या कि पैरेललोग्राम आप बना सकते हो शिफ्ट करके आप दोबारा बताना नहीं है, टाइम नहीं खाना अपने को। क्वेश्चन देख के आप शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। बी वेक्टर को शिफ्ट किया, बी ही रहेगा। ए वेक्टर को शिफ्ट किया, ए ही रहेगा। उसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करनी है, जितनी लेंथ है, और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो। ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलते हैं, ठीक है? तो दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है? तो ए प्लस बी, दिस इज द रिजल्टेंट। किसी और पे कलर से मैं करता हूं, ए प्लस बी, ये क्या होगा? ए प्लस बी इज द, दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है? तो टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द सम। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? मैंने पिछले लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ मैंने सिखाया था। तो आपको रिजल्टेंट लिखना मैंने सिखाया है, आपको अगर याद होगा रिजल्टेंट लिखना मैंने सिखाया है। जो रिजल्टेंट है ये क्या है? ए प्लस बी। और आपको क्या बताना है? सम ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ये बताना है। दो वेक्टर का सम किया, मैग्नीट्यूड यहां देखो सम ये करना। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था आपको याद है? फॉर्मूला रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है? पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, प्रूफ किया है पैरेललोग्राम एक डिफरेंट वे में। मैंने पूरी कहानी बताई है पैरेललोग्राम की, आपको याद होगा स्टीफनस की कहानी मैंने पूरी बताई है, कैसे पैरेललोग्राम लॉ सोचा गया था पहली बार। और कोई आज की बात नहीं है, कब की बात है मैंने बताया, पिछले लेक्चर देख के आओ, ठीक है? तो अब बताओ, ए और बी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम 5 यूनिट। टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड कितना? 5 यूनिट का। तो लिखो यहाँ पे दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है 5 यूनिट। आप मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हो यहाँ पे, ठीक है? मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो दो वेक्टर्स की, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब कि वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड 5
और जो कि बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, यही मतलब है ना इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है जो कि 5 यूनिट का है। ठीक है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ यूज करो, यहाँ यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, ए के जगह पे 5 स्क्वायर, बी के जगह पे भी 5 ही है, वो मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का मैंने लिख दिया है। 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5। अब बताओ एंगल कितना है, मैंने लिखा है दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री। तो ये क्या होगा, कैलकुलेट करो, 25 प्लस 25 प्लस 50 cos 60। cos 60 क्या होता है आपको अगर पता हो तो, यहां से 50 होगी, यहां से 50 होगा, 50 कॉमन लोगे, वैसे भी कर सकते हो। तो मैं यहां पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद आपको 2 इंटू 5 इंटू कॉस 30 ये आपको मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आप कॉमन लोगे, 25 25 50 करके कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 5√3 यूनिट, 5√3/2 पता है ना, cos 30 √3/2, √3/2 2 से 2 कट जाएगा तो 5√3 आपको आंसर मिल जाएगी। 5√3 यूनिट में है ना, यूनिट में था ना 5, इसीलिए आंसर भी 5√3 यूनिट आया है। तो ये समझ रहोगे, कैलकुलेटर सॉल्व कर लोगे। कैलकुलेटर में नहीं कर रहा हूं, टाइम आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, जितनी जरूरत होगी वहां पे कैलकुलेटर करना आप कर लो। 25 25 50 हो गया और 50 50 यहाँ कॉमन, 50 कॉमन ले लो बाहर, और उसके बाद 50 जब बाहर जाएगा तो आपको पता है कितना आएगी, और उसके बाद ये 1 प्लस ये कर लोगे तो यहाँ पे आपको cos 30 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर में सॉल्व भी कर सकते हो। ये है a प्लस बी, टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया। अब डिफरेंस निकालना है, ये आपने एडिशन किया, सम किया, अब डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कैलकुलेशन पूरी पोर्शन में अगर दिक्कत है तो कैलकुलेटर से मैं करके दिखा दूं, लेकिन मेरे करने से क्या है, आपको करना पड़ेगा, करो, ये आंसर आना चाहिए 5√3। ठीक है, और cos 30 क्या होता है, √3/2, वहां से मैंने √3/2, 2 से 2 कट गई, 5√3 ये हो गया। उसके बाद सब्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन है सेकंड, ये आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको समझाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, देखो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर यही था, लेकिन ये क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैंने क्या सिखाया था, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, याद है सब्सट्रैक्शन मैंने सिखाया था। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी किधर होगा, इधर होगा, ये माइनस बी मैंने सिखाया है। ऐसे ही थ्योरी मैंने पढ़ाया, जैसे क्वेश्चन ये करवा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये 60 डिग्री लिखा है, तो ये 60 डिग्री है, ये पूरा कितना 180, ये पूरा कितना 180, ये 60, तो ये कितना 120 डिग्री। ठीक है, और यहां से पैरेललोग्राम का लो अब बना लो, पैरेललोग्राम शिफ्ट कर लो, और पैरेललोग्राम शिफ्ट कर लोगे तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आपका क्या है, रिजल्टेंट a माइनस बी, मैंने जो सिखाया है वही मैं यूज भी कर रहा हूं। ठीक है, a माइनस बी जो मैंने वहां लिखा है, आप सब्सट्रैक्शन को एक एडिशन का स्पेशल फॉर्म में आप लिख सकते हो, मैंने दिखा दिया। तो a माइनस बी, तो रिजल्टेंट a माइनस बी का आप क्या करोगे, निकालो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो आपका a माइनस बी है, इसका क्या निकालना है आपको पता है, मैग्नीट्यूड। तो लो ये करो मैग्नीट्यूड, बस यही होता है। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सब मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट, 5 स्क्वायर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रखा गया है ना। cos थीटा, थीटा कितना है 2, अभी a और b का एंगल ये है, ये 120 यहाँ पे। ठीक है, cos 120 डिग्री, ये करोगे वही सीधा चीज है, 25 25 25 5 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, यहाँ 25 2 50 cos 120। तो यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 5 cos 60 लिख सकते हो, और ये 5 यूनिट आ जाएगा। 2 इंटू ये कैलकुलेशन करो अपने से। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हो गेट के क्वेश्चन में। 2 इंटू 5 cos 30, cos 60 कितना आता है, cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, 5 यूनिट, 5 यूनिट आपको मिल गई। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन में 5 यूनिट मिला, और एडिशन में आपने कितना लिया था, 5√3 यूनिट, ये आंसर है। 5 यूनिट सब्सट्रैक्ट करने में उसका मैग्नीट्यूड है, सम जो किया था आपने 5√3 यूनिट आपको मिला था। ठीक है, यूनिट में इसलिए बोल रहा हूं, यूनिट में ही हमारा मैग्नीट्यूड दिया था, इसलिए यहाँ पे यूनिट लिख दोगे। तो 5 यूनिट सब्सट्रैक्शन में है मैग्नीट्यूड, डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया 5 यूनिट, और सब्सट्रैक्शन में 5√3 यूनिट। cos 60 1/2 होता है, यहाँ से 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, सिंपल।
कॉमन लेके डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि मैं इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसको थ्योरी इतना अच्छे से समझाया हूं ना, जब क्या टाइम लगाऊं फालतू का चीजों को समझाने के। अगर पढ़ के आए हो तो आप तो खुद ही सॉल्व कर दे रहे होगे। मैंने तो एक कर दिया आपको लिए कि हाँ आपको समझ में आया कि बस क्वेश्चन जो है सब्सट्रैक्शन और एडिशन पे ऐसे आते हैं। बाकी थ्योरी पढ़ के आओगे, डायरेक्ट मत आके देख लेना है। मैं वैसे पढ़ा रहा हूं कि थ्योरी पढ़ के आओगे तो जाके आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक है। विदाउट थ्योरी का फिजिक्स क्या पढ़ लोगे? पहले थ्योरी तो समझो क्या है ना, उसकी कॉन्सेप्ट तो समझो थ्योरिटिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन IAS 2000, अब IAS के क्वेश्चन में चलता हूं मैं सीधा। गेट का IAS का ESE का ये लगाना है, IAS 2000 सन 2000 में आया था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, इफ द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक तरीके से आपकी मैक्सिमम मिनिमा का कुछ पता चलेगा आपको। फोर्सेस एक्टिंग रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर 40 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और देन द टू अननोन फोर्सेस, अब वो अननोन फोर्सेस की बात कर रहा है। देन द टू अननोन फोर्सेस आर, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखो, 25 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन, बी 25 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन, सी 20 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन, डी 20 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ये IAS 2000 में आया था क्वेश्चन, IAS 2000 सन 2000 में ये क्वेश्चन आया था। इफ द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस, इफ द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस की बात कर रहे हैं, टू नहीं, रिजल्टेंट फोर्सेस है डायरेक्ट। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस का मैक्सिमम दिया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्सेस का मिनिमम दिया हुआ है, और रिजल्टेंट फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रही है 40 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ये है। देन द टू फोर्सेस, टू अननोन फोर्सेस, दो अननोन फोर्सेस जो रिजल्टेंट बनी है, वो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, लेकिन वो दो फोर्सेस का क्या है, वो दो फोर्सेस को आपको निकालना है। कुछ भी हो सकती है इसमें से ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, और आपको वो दो फोर्सेस निकालनी है जिसके आधार पर रिजल्टेंट बनती है। जैसे मैंने दिखाया था ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये a प्लस बी रिजल्टेंट हो गया ना, a प्लस बी। ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, आपको ये दो फोर्सेस निकालनी है, ठीक है। मैंने बहुत समझाया है ये सब चीजें, आप समझ रहे होगे क्या है, ठीक है। डायरेक्ट जाके मत देखना, पीछे के लेक्चर्स देखते हुए आना, ठीक है। दो फोर्सेस है आपके पास, ये F1 और ये F2, ठीक है। ये टू फोर्सेस है और ये दो फोर्सेस आपको निकालना है, लेकिन इसका रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आपके पास है, और रिजल्टेंट क्या है? अगर दो फोर्सेस, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस दिया है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसको ट्रायंगुलर से सॉल्व कर लो, वैसे भी हो जाएगा, और नहीं तो पैरेललोग्राम से सॉल्व करोगे, वैसे भी हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर से करोगे तो F1 फोर्स, F2 फोर्स, ये हो गया। ट्रायंगल बेसिक है, इसलिए बेसिक वाले से ये हो गया आपको रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट हो गया। तो F1 फोर्स, F2 फोर्स, ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम। तो रिजल्टेंट क्या होता है? आपको रिजल्टेंट मैंने सिखाया ना कि दो फोर्सेस हैं, रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, पैरेललिसिटी करके पैरेललोग्राम बना लो, सेम वैल्यू आती है। मैंने बहुत सिखाया है पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, टुकड़े में करके समझोगे, एक ही है वो, ठीक है। तो रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो दो वेक्टर आपके पास क्या है? F1 F2, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। ये है अपना रिजल्टेंट, और ये स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यही दो फोर्स चाहिए आपको, यही दो फोर्स चाहिए, ये ऑप्शन में पूछ रहा है आपसे।
समझ चुके होगे मैंने क्या बताया। तो रिजल्टेंट आपको पता है, रिजल्टेंट ऐसे निकलती है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब cos थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दो एंगल के इसके बीच की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, तो ये आपको, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये अगर दो एंगल यहाँ पे f1 है, ये f2 है, तो ये थीटा है, तो ये जो थीटा आप लेते हो यहाँ पे cos थीटा, अगर इसकी वैल्यू, अगर इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम, तो cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए? cos 0 इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगी तो cos क्या होती है? मैक्सिमम। थीटा 0 डिग्री होगा तो cos क्या होगा? cos 0 इज 1, और 1 उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की। तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो थीटा 0 कर दो, तो यहाँ पे आप यूज करोगे तो थीटा 0 करके तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट ऑफ मैक्सिमम कितनी है? 40 किलो न्यूटन। कब मिलती है ये मैक्सिमम? जब cos थीटा जो है, थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 होगा, और cos 0 जो 1 है मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की, तो वो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा आपके इसके आधार पे, इसके बेसिस पे। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? 40 किलो न्यूटन, 40, ठीक है। और f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, cos 0 इज 1 तो 2 f1 f2, cos 0 इज 1 तो cos 0 इज 1, 2f1 f2 इंटू 1। ये हो गया एक इक्वेशन आपके पास, ठीक है, 2f1 f2 n। और अगर मैं इसको स्क्वायर रूट हटा दूं, यहाँ से ये स्क्वायर रूट हटा दूं, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगी, यहाँ पे सीधा दूसरे साइड 40 स्क्वायर। तो ये आप समझो मैंने जो लिखा है, और इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना, तब मैं ऊपर करता हूँ इसको, ठीक है। ये IAS 2000 मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन है तरीके से। cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब cos 1 होता है, यानी 0 डिग्री। उस पे रिजल्टेंट क्या दिया है? 40 किलो न्यूटन। तो रिजल्टेंट की वैल्यू लिखो और cos को 0 करो। cos 0, तो cos 0 1 होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और वही रिजल्टेंट का मैक्सिमम दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन, तो वही आपको यूज करना है। और मिनिमम कब होता है? आप बताओ, सोचो कि cos की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब मिनिमम होगी तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा, और रिजल्टेंट मिनिमम होगा तो उसकी वैल्यू हमको दी हुई है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो 40 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2, ये है आपके पास इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? ये कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है। इस पे cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि 1, cos 0 इज 1। दूसरा मिनिमम आपको निकालना है, तो मिनिमम कितना होगा? थीटा 180 डिग्री पे जाना पड़ेगा, cos 180 डिग्री -1 होता है, ये मिनिमम वैल्यू है cos की, ये मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे मिनिमम मिल गया। मिनिमम कितना दिया हुआ है आपको? रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट जो मिनिमम है 10 दिया हुआ है, 10। तो 10 स्क्वायर, सेम जो आप समझ रहे होगे, मैंने स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट कर दिया, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, cos 180 डिग्री -1, तो माइनस यहां जाएगी तो यह माइनस हो जाएगा, और 2f1 f2, ठीक है। cos 180 तो cos 180 -1 है, तो माइनस यहां शिफ्ट कर दिया। ये दो इक्वेशन आपको बना। cos 0 पे ये मैक्सिमम हो गया, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू मैंने यूज किया। cos 180 डिग्री पे, थीटा 180 डिग्री पे आपको ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी, cos का मिनिमम वैल्यू होती है वहां पे -1, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू मैंने यूज किया, क्योंकि रिजल्टेंट का मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, f1 f2 आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको अगर मैं पूछूं तो ये आपको क्या समझ में आ रही है कि ये f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर है। ये एक्चुअली इसको अगर समझोगे तो ये क्या है? f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वहां, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2ab 2f1 f2, ये हो गया। यहां से आप इसको डायरेक्ट लिख लो, 40 स्क्वायर f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है? f1 प्लस f2, नीचे कितना है? 10 का स्क्वायर, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन से ही यहाँ पे आंसर मिल जाएगी, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएगी। यहाँ पे अगर देखोगे ऑप्शन कितना है? 25 15, 25 10, 25 10, 20 10 एंड 20 5, ये आपका ऑप्शन थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से देख लो 25 15 यूज करो, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट भी आपको आंसर मिल जाएगी। सॉल्यूशन करने की, सॉल्यूशन करना है, कट कर दो, यहाँ से आपको निकल जाएगी। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप निकाल सकते हो।
ठीक है, यहाँ से स्क्वायरिंग कट कर दो, यहाँ से डायरेक्ट 25-15 यूज करो, पहला ऑप्शन 25 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर, 25 F1 F2, तो 25-15 कितना होता है 40, 25-15 40 और 40 का स्क्वायर ये बराबर, देखो 40 स्क्वायर इधर इक्वेशन बराबर है, मैच कर रहा है। 25-15 यूज करो, 25 में से ये गया 15, कितना बचा 10, तो 10 का स्क्वायर इधर भी है, मैच कर गया, ऑप्शन ए राइट। नहीं तो सॉल्व कर लो ऐसे काट के, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आप माइनस कर लो, यहाँ पे कट के कर लो आंसर, वैसे भी हो जाएगा। डायरेक्ट आपने कर लिया, ऑप्शन का यूज किया, पुट किया, 25-15 40, यहाँ मिल गया 40, 25 में से 15 गया, 10 मिला, 10 स्क्वायर इधर भी आ गया, इक्वल इक्वेशन मिल रहे हैं आपको, बराबर साइड मिल रहा है, यानी कि वो आंसर सही है। ठीक है, और बाकी आप नहीं तो कट करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, दो अननोन दो इक्वेशन, ठीक है, कट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्क्वायरिंग कट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो, सीधी सी बात है, नॉर्मल ऐड कर, ये इसी पे ऐड कर लोगे, उस वैसे मिल जाएगा आपको आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत सिंपल वे है, बच्चे भी जानते हैं, बट यहाँ से ऑप्शन मैंने यूज करके आपको दिखाया कैसे ऑप्शन का यूज करके आंसर पा सकते हो। ये IAS 2000 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q, देखो टू वेक्टर्स का यूज कर रहा हूं तो मैं पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ यही यूज करता रहूंगा। मैंने बोला जब ज्यादा वेक्टर्स यूज करेंगे तो पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं, और उससे भी ज्यादा जब हो जाता है पॉलीगॉन तो हम लोग यूज नहीं भी करते हैं यार, तो हम एल्जेब्राइक मेथड यूज करेंगे, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। इसके बाद वही नंबर आएगी, पहले इसको जो मैंने ट्रायंगल लॉ सिखाया है, पैरेललोग्राम लॉ सिखाया है, उसमें हम क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, P एंड Q, ठीक है, इज R, रिजल्टेंट क्या है R है। इफ Q इज डबल, इस Q को अगर डबल करते हो, इफ Q इज डबल, if Q is double, the new resultant, जो नया रिजल्टेंट बन रही है, Q डबल करने के बाद जो नया रिजल्टेंट आ रहा है, वो नया रिजल्टेंट जो है आपको परपेंडिकुलर टू किसके हो गया, P के परपेंडिकुलर हो गया आपकी बात। ठीक है, देन ऑप्शन ए P इक्वल टू Q, B P इक्वल टू R, C Q इक्वल टू R, D नन ऑफ दीज। तो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q का रिजल्टेंट R है, अगर Q को आपने डबल कर दिया तो नया रिजल्टेंट बना है वो परपेंडिकुलर हो चुका है P के परपेंडिकुलर हो गया, देन ऑप्शन आप मैच करें। ये क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ट्रायंगल लॉ का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये। ठीक है, इसको यूज करना है, तो दो वेक्टर्स P एंड Q बनाओ, यहाँ पे जो मैंने सिखाया है वैसे ही यूज करूंगा, P वेक्टर। ठीक है, और आपको ये देखना है कि Q डबल करोगे तो कैसे आपको लेना है, तो ऐसे भी ले सकते हो, यहां से डबल कर लो तो ऐसे बनेगा डायग्राम, ऐसे कर लो तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। टू वेक्टर्स, ये देखो ये Q हो गया, P एंड Q, ये टू वेक्टर्स P एंड Q, इसका रिजल्टेंट देखो, इसका रिजल्टेंट शिफ्ट कर लो, बना दो पैरेललोग्राम, मैंने जो सिखाया है आपको, और ये हो गया रिजल्टेंट। क्या रिजल्टेंट, P और Q का रिजल्टेंट R है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि आप Q को डबल कर दो, इस Q को डबल कर दो, Q मतलब डबल मतलब Q और आगे बढ़ा दो, तो ये Q हो गया, यानी कि पूरा कितना हो गया 2Q, तभी तो Q डबल हो गया तो 2Q हो गया, यही तो मतलब है ना, Q डबल कर दो 2Q कर दिए। तो अब जो नया रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू P है, मतलब कि अब जो नया रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम बनाओ, कुछ नहीं करना है, ये देखो, तो ये 2Q, ये 2Q शिफ्ट कर सकते हो ना, मैंने सिखाया है, ये 2Q है यहां से यहां तक। ठीक है, ये 2Q हो गया, शिफ्ट करना आपको सिखाया मैंने वेक्टर को, और ये यहां से यहां तक ये P है। ठीक है, ये वाला P है, इसको शिफ्ट कर दिया और इसको शिफ्ट किया, ये 2Q है। तो नया रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, नया रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू, ठीक है, नया रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर टू क्या है, P के परपेंडिकुलर है, ये P है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है ये, तो नया रिजल्टेंट जो R है, और R को आप R नहीं बोलो, R1 यूज कर लो, R1, ये नया रिजल्टेंट बना किसके परपेंडिकुलर है, बोला है P के परपेंडिकुलर, तो ये P यहाँ पैरेलली देखो, ये P जो मैंने ड्रॉ किया,
ये परपेंडिकुलर है पी के, ठीक है, पी के परपेंडिकुलर है, ये पी वेक्टर है ना, पैरेलली शिफ्ट किया आपने, तो नया रिजल्टेंट पी के परपेंडिकुलर है। पहला रिजल्टेंट आर था जब पी क्यू था, जब क्यू डबल किया आपने तो नया रिजल्टेंट जो भी बन रहा है, नया रिजल्टेंट जो भी बन रहा है वो किस पे परपेंडिकुलर है, पी पे परपेंडिकुलर है, पी ये शिफ्ट किया आपने पी पे परपेंडिकुलर है। तो पूछा है कि क्या होगा इनमें से ऑप्शन, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, लिखते जाओ। पहला रिजल्टेंट अगर आर है दो वेक्टर के बीच में तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये है, आप पढ़ चुके हो, यही पैरेललोग्राम में मैंने सिखाया है दो रिजल्टेंट का। तो जब उसका रिजल्टेंट आर है तो ये आप लिखोगे, ठीक है। जब उसका रिजल्टेंट R1 हो जाएगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट बदला है ना, जब Q को डबल किया आपने तो रिजल्टेंट R1 हुआ, और वो रिजल्टेंट P पे क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है। ये P जो यहाँ पैरेलली शिफ्ट किए हो इस पे यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, P पे। ये P वेक्टर ही है, आपने समझा होगा, मैंने कितना तो समझाया है। ये Q यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये P यहाँ शिफ्ट हुआ, ये P है तो P पे परपेंडिकुलर कर रहा है R1, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अगर देखोगे तो R1 नया रिजल्टेंट है तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं होगा, इस बार 2q है ना, 2q, क्यू को डबल किया था ना, उसका रिजल्टेंट R1 है। तो R1 जो रिजल्टेंट है वो p और 2q का है, तो 2q स्क्वायर प्लस 2p 2q cos थीटा, ये आपको मिल गया। ये मैंने आपको दो इक्वेशन बना के दी। अब यहां से आपको सॉल्व करना है कि यहां से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो एक यहां से आप ट्रायंगल को भी यूज करना है आपको, कि ट्रायंगल आप क्या यूज कर सकते हो, 2q का, ठीक है। तो ये 2q है, ये 90 डिग्री, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का यूज करो। यहाँ पे कुछ रिप्लेस करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अननोन देखो कितने हैं, तो आपको कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको R1 के जगह पे कुछ यूज करना है, आपको कुछ यूज करना है, कहीं ना कहीं आपको बदलना पड़ेगा, कुछ चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए आपको परपेंडिकुलर दिया गया कि यहाँ पे ट्रायंगल देखो और उस ट्रायंगल पे कुछ निकालो, ठीक है, ठीक है, या कुछ ऐसे इसको मैं, ठीक है। अगर ये R1 है जो कि किस पे परपेंडिकुलर है, P पे, और ये Q है, ये P है, ठीक है, ये 2Q मतलब 2Q है ना, ये क्या कहते हैं, हाँ ये वाला मैंने ये वाला लिया है, जो 2Q वाला रिजल्टेंट है ना R1, ये R1 मैंने वो लिया है। तो R1 किस पे परपेंडिकुलर है, P पे, यहाँ मैंने दिखाया एक ट्रायंगल है, और ये 2Q, ये 2Q आपको दिख चुका है, ठीक है। तो यहां से अगर निकालोगे तो क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस लगा लो, P1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो यहां से लिखो पाइथागोरस से, P1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस 2Q स्क्वायर, मतलब कि 4Q स्क्वायर। ये निकल गया, ये ट्रायंगल मैंने उठाया, ये वाला, ये यहां लगाया, R1 का रिजल्टेंट है, तो R1 रिजल्टेंट किस पे है, जब Q को आपने डबल किया था 2Q, तो 2Q मैंने लिया, और ये P पे परपेंडिकुलर है, देखो P पे परपेंडिकुलर मैंने दिखाया R1 को, ठीक है। जो नया रिजल्टेंट मैंने बताया था वो परपेंडिकुलर है P पे, तो ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, पाइथागोरस आपने लगाया, तो ये निकला P1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू 4Q स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है, ये P1 ये P है, ठीक है, 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये आ गया। अब इस R1 को कुछ नहीं, मैंने बोला था ना, यहाँ पे बदल दो तो आपका PQ में सारा इक्वेशन हो जाएगा। तो R1 क्या है, 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यहाँ पे आप ला दो, R1 स्क्वायर है तो क्या है, R1 स्क्वायर क्या है, 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इससे क्या हुआ, PQ में पूरा इक्वेशन बदल गया। यही चाहिए था, अभी तक तीन था ना, R1 PQ, तीन अननोन थे, आपने दो में कन्वर्ट कर लिया, दो इक्वेशन दो अननोन आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे भी PQ अननोन है और R एक है आपके पास, तो R का आपको पता है, आपने निकाल लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, R1 की जगह आपने पुट किया, और ये हो गया P स्क्वायर। यहाँ से भी आपको कुछ पुट करना है, मैं दिखाता हूँ, 4Q स्क्वायर प्लस 2 4 P एंड Q, PQ cos थीटा, ठीक है, समझ में आया। ये मैंने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया, R1 को मैंने खत्म किया, PQ के फॉर्म में मैंने R1 को खत्म किया, ठीक है, PQ के फॉर्म में। तो 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 4P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर 4PQ cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4Q स्क्वायर कट जाएगा, ये इसको चीर दो तो बचा क्या, आप देखो P स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर उधर ले जाओ इक्वल टू 4PQ cos थीटा। ये P स्क्वायर है, इसको इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस 2P स्क्वायर,
माइनस 2p² इक्वल टू 4p³ cos थीटा, 4p³ cos थीटा। ठीक है, तो p² से एक p काट दो, चीर दो, 2 से 2 चीर दो। ठीक है, तो ये बचा p इक्वल टू 2q cos थीटा। ठीक है, माइनस में, ठीक है, माइनस उधर था ना, माइनस 2p², तो ये आपको बचा माइनस p² इक्वल टू 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा माइनस 2p² इक्वल टू 4pq cos थीटा है। तो वहां से आपने p को हटाया, या डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हो, पता है कैसे, डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हो। अगर आप पता है pq cos थीटा को खेल कर दो यहाँ पे, pq cos थीटा को, तो वो भी कर सकते हो, आप चेंज कर लो, 2pq cos थीटा है ना, 2pq cos थीटा के बराबर आप क्या यूज कर सकते हो, देखो सिर्फ p मत काटो, रहने दो, यहां पे काम करो, ये भी मत काटो, देखो कैसे इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे pq cos थीटा के बराबर, 2p² है, ठीक है, यहां 4 है, तो 2 से 2 आपने काट दिया, तो यहां बचा p² इक्वल टू 2pq cos थीटा, p मैंने नहीं काटा, 2pq cos थीटा, तो p² आप यहां पे लगा सकते हो, p मत काटो क्योंकि यूज करो, अगर p काट दिया आपने तो यहाँ पे p खत्म हो जाएगा, तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, 2pq cos थीटा मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या होगा 4 ये आ जाएगा आपको यहाँ से, ये थोड़ा रब सही कर दो इसको। ठीक है, देखो p² माइनस 2p², ठीक है, ये क्या है 4pq cos थीटा, 4pq cos थीटा। ठीक है, ये मैंने लिखा, साफ कर दिया आपने। अब उसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 2 से 2 काट दो, 4, तो p² माइनस जो है वो 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। अब कुछ नहीं करना, 2pq cos थीटा क्या है, ये 2pq cos थीटा है। ठीक है, यहाँ की जगह माइनस p² आप पुट कर लो, यही करना है, तो माइनस p² पुट करोगे, तो ये मैं रब करता हूं। ठीक है, ये डायरेक्ट यहां पर आपको करके दिखा देता हूं, इसके जगह पे क्या करना है, 2pq cos थीटा माइनस p², तो बस r² इक्वल टू p² प्लस q², और यहाँ पे क्या यूज करना है, इसको हटा दूं यहाँ पे, इसके जगह पे माइनस p²। ठीक है, माइनस p²। ठीक है, ये हो गया, मैंने यूज कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया उसको, माइनस p² प्लस p² कट गया, r² इक्वल टू q²। अब देखो मैच करो, r² अगर q² है तो कट गया ना, स्क्वायर स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या मिल रहा है, r इक्वल टू q, r इक्वल टू q मिल रहा है, तो आप समझ गए कि r इक्वल टू q किस में जाएगा आंसर, r इक्वल टू q, ये बस सब्स्टिट्यूशन हुआ है, आपने पाइथागोरस का यूज किया, वहां से कुछ सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2pq cos थीटा आपको मिला, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, माइनस p², ये कट गया, प्लस माइनस r² इक्वल टू q², r इक्वल टू q, ये ऑप्शन आपको मिल गया, q इक्वल टू r या r इक्वल टू q, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैसे आपने देखो p लिया, q लिया, रिजल्टेंट r, q को डबल किया, रिजल्टेंट r1, लेकिन p पे परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट r1 जो है p पे परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का हमने यूज किया, पहले रिजल्टेंट का लिखा मैंने एक इक्वेशन r का, फिर r1 का मैंने इक्वेशन लिखा, आपको पता है, फिर मैंने इस ट्रायंगल का यूज किया यहाँ पे, और मैंने r1² इक्वल टू 4q² माइनस p² का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, यहां से मैंने इक्वेशन लिया, मैं 2pq cos थीटा के जगह पे मैंने यहां से पुट कर दिया ये वैल्यू माइनस p², और वो कट गई, r² इक्वल टू q², r इक्वल टू q², r स्क्वायर इक्वल टू q², तो r इक्वल टू q, स्क्वायर काट दो, r इक्वल टू q या q इक्वल टू r, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझने के लिए, आपको एडिशन जो मैंने समझाया है ना पैरेललोग्राम का, उसके हिसाब से। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब और देखिए क्वेश्चन आपको कि और क्या करा दूं, क्वेश्चन तो वैसे बहुत हैं, धीरे धीरे मैं सोच रहा हूं, पता है इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको कराया ना, इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, वो tan अल्फा मैंने बताया था ना, tan अल्फा b sin थीटा प्लस ab cos थीटा, रिजल्टेंट का जो एंगल है पहले वेक्टर से, रिजल्टेंट का जो एंगल है पहले वेक्टर से, अल्फा मैंने बताया था, अल्फा का मैंने tan अल्फा बताया था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, उसका भी यूज करके आप r इक्वल टू q प्रूव कर सकते हो। वहां से भी अगर कोई कर सकता है तो मुझे बताना कि मैंने किया और कैसे किया आपने, कैसे tan अल्फा का यूज करोगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं, यही फॉर्मूला यूज करोगे, r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये मैंने पढ़ाया था, इसका यूज भी किया है। एक tan अल्फा का यूज करोगे एंगल वाला b sin थीटा प्लस
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये यूज करोगे आप, ठीक है। इसका यूज करके फिर से प्रूव करने की कोशिश करोगे क्या, कैसे आप निकाल पा रहे हो कि आर इक्वल टू क्यू है, ठीक है। और कुछ नहीं, पी क्यू है ना यहाँ पे, तो पी क्यू आप समझ सकते हो, यहाँ पे किस को क्यू ले लो, इसको पी ले लो, ए बी को, बस काम खत्म। तो उस हिसाब से आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो आर इक्वल टू बी निकालना है, जैसे आर इक्वल टू क्यू निकाला था ना आपने, ठीक है। तो अगर ए बी के फॉर्म में करोगे तो ये क्यू है, तो यहीं पे आर इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, यानी कि बी इक्वल टू क्यू मान लो, बस बी इक्वल टू क्यू लेके सॉल्व करो। जो ए बी में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, थ्योरी पर है ना, उसी के हिसाब से। तो ए पी हो गया, बी क्यू हो गया, बस सॉल्व कर लो। आर इक्वल टू बी आना चाहिए, मतलब आर इक्वल टू क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करो इसको इस हिसाब से। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। tan अल्फा की कहानी आपको करनी पड़ेगी, 2b sin थीटा। क्यों 2b sin थीटा? क्योंकि p को q को 2q क्यू है ना, q को 2q क्यू, इसीलिए ये 2b हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि b बराबर q आपने मान लिया है ना सॉल्व करने के लिए, तो 2b हो जाएगा। और 2b sin थीटा अपन a प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी रिजल्टेंट का, आपने देखा है अल्फा 90 डिग्री पहुंच जाएगा। कैसे, मैंने बताया था, आप याद करो। ये P लो बता, थोड़ा सा हिंट और कर देता हूँ, ये Q, ये डबल, ये Q और हो गया, तो ये 2Q हो गया, ठीक है। और मैंने Q को क्या बोल दिया है, B बोल दिया है। P को मैंने क्या बोल दिया, A बोल दिया, क्योंकि A B में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो इस रिजल्टेंट को मैं देखूं, ये पैरेललोग्राम शिफ्ट किया, तो ये जो है, ये जो रिजल्टेंट है आर, ये R1 कुछ भी बोल दो, यहाँ आर मान लो, सिर्फ इस रिजल्टेंट से हम सॉल्व कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने दिखा दिया, इस बार पी पे परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे दिखाओ, ये यहाँ पे दिखाओ, परपेंडिकुलर यहाँ पे है। तो रिजल्टेंट का जो एंगल है पी से, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, याद है। इसी रिजल्टेंट का उस हॉरिजॉन्टल से मैंने ए से बोला था, एंगल कितना होगा, अल्फा। ये अल्फा 90 डिग्री है, क्योंकि पी पे 90 डिग्री बना रहा है ये रिजल्टेंट। आर जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आर जब अल्फा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री, 1090 आपको करना है। तो 1090 कितना होता है, साइन 90 अपन कॉस 90, साइन 90 1/0, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये 1090 2b साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस 2b कॉस थीटा, बिकॉज बी 2b हो चुका है, 2q है ना, q बराबर b, तो 2q 2b, तो 2b हो चुका है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1090 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। साइन 90 अपन कॉस 90, साइन 90 1, कॉस 90 0, 1/0 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया। और इन्फिनिटी हो गया, यहां पे आपको ऊपर क्या है, 2b साइन थीटा, मैंने b और कुछ नहीं है, मैंने बी और क्यू को इक्वल कर लिया है, क्योंकि आप ए बी में पढ़े हो ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। फॉर्मूला मैंने ए बी में पढ़ाया था ना, 2b sin थीटा अपॉन ए प्लस बी 2b cos थीटा, है ना। जब क्यू डबल हो गया है, उस समय मैंने रिजल्टेंट का मैंने बात किया है, तब तो अल्फा 90 डिग्री हुआ ना, तभी तो पी पे परपेंडिकुलर मैंने उस समय वहां दिखाया था, इसमें मैंने यहाँ दिखा दिया। तो ये रिजल्टेंट का एंगल पी से कितना है, 90 डिग्री, यही अल्फा है, अल्फा 90 रखो, इन्फिनिटी होता है 1090, ठीक है। तो अगर बताओ इन्फिनिटी ये है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या 2b sin थीटा जीरो हो सकता है, कभी नहीं। अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा इक्वेशन, तो इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन का मतलब है। मैंने स्केलर में वेक्टर में सिखाया था, इफ लेफ्ट हैंड साइड स्केलर है, राइट हैंड साइड स्केलर, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है, राइट हैंड साइड वेक्टर होना चाहिए, मैंने सिखाया था इक्वेशन का रूल। तो a प्लस 2b cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा, याद करो, क्यों, समथिंग बाई जीरो इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आपके पास है, तो इसलिए a प्लस 2b cos थीटा इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया, a प्लस 2b cos थीटा इक्वल टू जीरो। तो cos थीटा क्या आएगा, यहां से cos थीटा क्या आएगा यहाँ पे, माइनस a बाई 2b। अब इस cos थीटा का यूज करो, ये जो cos थीटा जो निकला ना, अब इस cos थीटा का आप यूज करोगे कहां, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। तो शुरुआत में पी क्यू का जो रिजल्टेंट है ना, उससे, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, या आपने p को क्या बोला है, a स्क्वायर, q को क्या बोला है, b स्क्वायर, 2ab cos थीटा, जो आपने फॉर्मूला में पढ़ा था ऐसे, ठीक है। तो cos थीटा की जगह पे क्या यूज करोगे, माइनस a बाई 2b, cos थीटा की जगह पे बस माइनस a बाई 2b यूज कर लो। और जब माइनस a बाई 2b यूज करोगे तो वहां पे आपको r इक्वल टू b मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना, बस cos थीटा की जगह पे आप पुट कर लो ये और सॉल्व कर लो, r इक्वल टू b मिल जाएगा। b क्या है आपका, q है, तो r इक्वल टू क्यू, जो मैंने पहला क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था सी,
ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके से मैंने एंगल से भी करा दिया और नॉर्मली आपको वैसे भी करा दिया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। समथिंग बाई जीरो करोगे तो ही इन्फिनिटी आएगा, इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा, इसलिए जीरो किया, cos थीटा निकाला, यहाँ पुट करो, आंसर लो। ठीक है, तो मैंने बताया था ना P और Q के बीच का रिजल्टेंट R, तो उसी R स्क्वायर इक्वल टू इसका, जब Q डबल हुआ था 2Q, तो उसका मैंने यहाँ पे निकाला एंगल, उसका एंगल का यूज किया मैंने। जब 2Q हो गया तो अल्फा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि P परपेंडिकुलर हो चुका है, रिजल्टेंट P पे परपेंडिकुलर हो चुका है। कब? जब Q 2Q हो गया, तो उसका मैंने यूज किया cos थीटा निकालने के लिए। उस cos थीटा में थीटा का मैंने यूज किया, या cos थीटा का यूज किया तब जब P और Q का रिजल्टेंट R था, और मैंने सीधा नॉर्मल यूज किया, उसमें cos थीटा मैंने पुट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से मैंने cos थीटा निकाला, और जो PQ का जो रिजल्टेंट है यहाँ जाएगा, PQ का रिजल्टेंट, उस PQ का रिजल्टेंट R जो है वो मैंने यहाँ यूज किया। ये R1 बोल सकते हो इसको, मैंने जो बोला था, ठीक है ना, यहाँ R1 बोल लो, ठीक है, उसका रिजल्टेंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो जो मैंने दिखाया पिछली बार और इस बार। तो ये हो गया आपको इस एंगल के फॉर्म में। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अलजेब्राइक मेथड आपको सॉल्व कराऊंगा, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम में हम लोग शिफ्ट करेंगे, और 3 क्वेश्चन करा दिया, और एक दो करा दूंगा बीच में आपको अच्छे क्वेश्चन और। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ जाए। मैंने देखो डिफरेंट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन कराया, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ए बी को पी क्यू के फॉर्म में मैंने रिप्लेस कर दिया। ए बी में आपने पढ़ा है ना, बस ए बी में रिप्लेस कर दो। तो ऐसे आपने cos थीटा वैल्यू निकाली, और यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये समझ रहे हो कि नहीं? मुझे लग रहा है कि कोई लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये पी, ये क्यू, ये रिजल्टेंट, ये मैंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। और जब क्यू डबल हो गया तो यहाँ पे मैंने ये छोड़ दो, यहाँ पे हटाओ। ये मैंने तो फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला लिखा था ना, जो ए बी में मैंने पढ़ाया है। ये tan अल्फा 2b, कब 2q हो चुका है, यानी कि ये q मैंने ए बी बोला है ना, q को b बोला है यहाँ से, तो ये हो गया। तो यह रिजल्टेंट क्या है? परपेंडिकुलर हो गया, तो मैंने परपेंडिकुलर यूज कर लिया 90 डिग्री। इससे p से अल्फा 90 डिग्री पे है, मतलब अल्फा जो है 90 डिग्री हो गया रिजल्टेंट से, p से। तो ये मैंने यूज किया, cos थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ यूज किया, और r इक्वल टू बी, मतलब r इक्वल टू क्यू, b इक्वल टू क्यू मैंने मान लिया है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। तो ये हो गया आज के लिए, इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। आई होप समझ में आया होगा सारी चीजें। कुछ भी दिक्कत हो तो बताना, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बिताने की कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने खूब भर के समझाया आपको, तो फास्ट करना। हाँ, यहाँ मुझे समझाना था, मैंने समझाया कि 10 अगर 90 है, इन्फिनिटी है, तो इसमें से कौन जीरो होगा? आपको पता है ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो होगा तो इक्वेशन जीरो हो जाएगी, जीरो बाई समथिंग जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा। समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्विनिटी इक्वल, यानी कि वो सही है। ठीक है, इक्वेशन में बराबर होना चाहिए दोनों साइड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और सब्सक्राइब करो, लोगों को वीडियो वगैरह दो, सबको, जितने लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी क्वेश्चन करा रहा हूँ। चाहता तो ऐसा वे नहीं बताता, मैंने पढ़ाया है आपको अल्फा से, तो मैंने सोचा इसको भी बता दो कैसे यूज होगा। एक ही क्वेश्चन में आपने इसका यूज किया, सेम आंसर आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। थैंक यू।